अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए गजा में युद्ध विराम के संकेत। कहा कि 60 दिन के संघर्ष विराम के प्रस्ताव की शर्तों पर इस्राइल है तैयार। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का दबाव बनाना चाहते हैं, वो बड़ी तस्वीर दिखाना चाहते हैं, लेकिन प्रस्ताव के बिंदु क्या हैं, उसी से तय होगा कि ये सफल होता है या नहीं। करेंगे विश्लेषण कि क्या ईरान इसराइल के बाद ट्रंप करवा पाएंगे हमास इसराइल के बीच युद्ध विराम। दलाई लामा ने बताया कि कैसे चुना जाएगा उनका उत्तराधिकारी। मेरी मृत्यु के बाद भी धर्मगुरु चुनने की परंपरा जारी रहेगी। धर्मशाला में मौजूद बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव से समझेंगे कि उत्तराधिकार का मामला क्यों है जटिल और कैसे चुने जाते हैं दलाई लामा के उत्तराधिकारी। जो पुनर्जन्म की प्रक्रिया है उसके लिए सारी जिम्मेदारी उस ट्रस्ट की होगी। पुनर्जन्म को ढूंढने की प्रक्रिया है वो उनकी मृत्यु के बाद ही शुरू होगी। बात होगी भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच की, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनिए संदीप राय से। बांग्लादेश की एक ट्राइब्यूनल ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 6 महीने की सजा सुनाई है। मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने कहा कि जिस दिन शेख हसीना आत्मसमर्पण करेंगी या गिरफ्तार होंगी उस दिन से ये सजा लागू होगी। एक व्यापक जनउभार के कारण सत्ता से बेदखल होने के बाद शेख हसीना भारत में रह रही हैं और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। रूस ने कहा है कि उसके इज्वेस्क शहर में एक फैक्ट्री पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया जिसमें 3 लोग मारे गए हैं और 45 लोग घायल हुए हैं। यह हमला रूस के अंदर 1300 किलोमीटर दूर स्थित एक सैन्य फैक्ट्री पर हुआ जहां मिसाइलें और रडार बनते हैं। उधर अमेरिका की ओर से हथियारों की खेप रोके जाने पर यूक्रेन ने चिंता जताई है और कहा है कि इससे आक्रामक पक्ष को ही फायदा पहुंचेगा। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना की फार्मा फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे की जांच की मांग की है। इस विस्फोट में 40 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 33 लोग घायल हुए हैं। ओवैसी ने हादसे पर दुख जताया और कहा, ये गवर्नमेंट इंक्वायरी ऑर्डर करे और क्यों हुआ मालूम करे। इतनी बड़ी तादाद में 38 लोगों की मौत हुई है। इसमें झारखंड के भी कई लोग हैं और डीएनए टेस्टिंग हो रही है। हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से डिमांड करते हैं कि अगर वो फैक्ट्री वालों की गलती रही तो बराबर कानून को अपना काम करना चाहिए एंड दे शुड बी टेकन टू टास्क। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत की ओर से सिंधु जल संधि निलंबित किए जाने के बाद उनकी सरकार जलाशय बनाने की योजनाओं में तेजी लाएगी। शरीफ ने चेतावनी दी है कि भारत भविष्य में पानी को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बीते अप्रैल में पहलगाम चरमपंथी हमले के बाद से भारत ने इस संधि को निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष बना है। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। यूएनएससी के 15 सदस्यों में 10 अस्थायी और 5 स्थायी होते हैं। इसकी अध्यक्षता अल्फाबेटिक ऑर्डर में हर महीने बदलती रहती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की 8 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वह घाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नमीबिया का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार सबसे पहले वह घाना जाएंगे। 3 और 4 जुलाई को ट्रिनिडाड और टोबैगो में होंगे। 6 और 7 जुलाई को वह रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का नया लक्ष्य प्रस्तावित किया है। इसके अनुसार साल 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में 90% तक घटाना है। ये एक अहम ऐलान है क्योंकि यूरोपीय संघ को 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना है। कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा है कि यूरोपीय संघ अपनी अर्थव्यवस्था को डिकार्बोनाइज करने के संकल्प पर मजबूती से कायम है। आज हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं इस्राइल और गजा से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्राइल ने गजा में 60 दिनों के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए जरूरी शर्तों पर अपनी सहमति दे दी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा कि हम युद्ध को खत्म करने के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि ये शर्तें क्या होंगी, उन्होंने इसका कोई भी ब्यौरा नहीं दिया।
ट्रंप ने लिखा, कतर और मिस्र ने शांति स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की है और वही इस अंतिम प्रस्ताव को पेश करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि हमास इस समझौते को स्वीकार करेगा, क्योंकि इससे बेहतर स्थिति कुछ नहीं हो सकती, बल्कि और खराब ही होगी। आपको याद होगा मोहनलाल जी कि पिछले साल अक्टूबर में हमास ने इसराइल पर हमला किया था और इस हमले के बाद से ही इसराइल ने गजा में सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक गजा में कम से कम 56,647 लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वह किसी समझौते की शर्तों से सहमत है। हमास के अधिकारी ताहिर अल नूनू ने बीबीसी को बताया है कि अगर युद्ध समाप्त होता है तो समूह किसी समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार और गंभीर है। ताहिर अल नूनू ने कहा कि हमास किसी भी प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए तैयार है, अगर युद्ध खत्म करने की जरूरतों को साफ तौर पर पूरा किया जाता है या फिर अगर वो युद्ध को पूर्ण अंत की ओर ले जाते हैं। इसराइल ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो किसी समझौते की शर्तों से सहमत है। इसराइल के जो विदेश मंत्री हैं गिदोन सार, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सरकार में बंधकों को रिहा करने के लिए एक रूपरेखा के लिए बहुमत का समर्थन है और इस अवसर को कोई भी गंवाना नहीं चाहेगा। इसराइल के लिए भी किसी भी समझौते का मुख्य बिंदु गजा में अभी भी बंधकों को रिहा करना होगा, अगर सारे नहीं तो कम से कम ज्यादातर। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमास इन शर्तों को स्वीकार करेगा या नहीं। ट्रंप ने ये जो घोषणा की है, इसकी अगले सप्ताह इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ होने जा रही बैठक से पहले की है, जिसे लेकर ट्रंप ने कहा है कि वो बहुत मजबूत यानी कि दृढ़ रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल ही कहा था कि उनका मानना है कि नेतन्याहू भी गजा में दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि अगले हफ्ते तक ये समझौता हो जाएगा। पिछले सप्ताह हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया था कि मध्यस्थों ने गजा में नए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास बढ़ा दिए हैं, लेकिन इसराइल के साथ वार्ता अभी भी रुकी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में वरिष्ठ पॉलिसी एडवाइजर रही लॉरा ब्लूमेनफील्ड कहती हैं, Hamas always says yes, but, and I think that's critical here. हमास हमेशा ही हाँ करता है और इस बार भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मई में संघर्ष विराम के लिए रखी गई शर्तें अमेरिका के लिए स्वीकार्य नहीं थीं। हाल ही में हुए 12 दिन की जंग के साथ ही हमास ने इस इलाके में अपनी सबसे अहम सहयोगी ईरान को खो दिया है। अब सवाल ये है कि क्या हमास और ज्यादा लचीलापन दिखाएगा? वो इस बार अंतर्राष्ट्रीय गारंटी चाहते हैं कि ये केवल संघर्ष विराम न हो बल्कि एक स्थायी समाधान हो। उन्हें डर है कि इसराइल अपनी सैन्य उपलब्धियों को अपने पास रखेगा और कुछ समय बाद फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा। हालांकि इसराइल शुरू से ही कहता रहा है कि संघर्ष तभी खत्म हो सकता है जब हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, और हमास लंबे समय से स्थायी युद्ध विराम और गजा से इसराइल की पूरी तरह से वापसी की मांग करता रहा है। ऐसा माना जाता है कि अभी 50 इसराइली अभी भी गजा में बंधक हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इनमें कम से कम जो 20 लोग हैं वो जिंदा हैं। जिंदा है। यरूशलेम में बीबीसी संवाददाता उरे डेविस विश्लेषण कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का दबाव बनाना चाहते हैं, वो बड़ी तस्वीर दिखाना चाहते हैं, लेकिन प्रस्ताव के बिंदु क्या हैं, उसी से तय होगा कि ये सफल होता है या नहीं। पिछले मार्च में इसराइल सीज फायर से खुद ही अलग हो गया था और अभी भी दोनों पक्षों में एक बड़ी खाई है। मुझे लगता है कि बचे हुए 50 बंधकों की रिहाई का मुद्दा इसराइल के लिए अहम होगा, जबकि फलस्तीनियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि ये 60 दिन का सीज फायर परमानेंट संघर्ष विराम की बुनियाद बनेगा या नहीं। इसके अलावा फलस्तीनी चाहेंगे कि समझौते में इस्राएली सेना गजा से हटे। तो ये विश्लेषण बीबीसी संवाददाता का हम सुन रहे थे और यहीं पर हम पॉडकास्ट में शामिल कर रहे हैं यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र को। हरेंद्र जी, आज बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है और बात इसलिए हो रही है कि ट्रंप साहब ये जो कह रहे हैं कि 60 दिनों का संघर्ष विराम पे सहमत है इसराइल में क्या हो रहा है? इसराइल में भी कहा जा रहा है कि वो इसके लिए सहमत है और जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे तो इस पर और चर्चा होगी। यहाँ पर विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि ये एक अच्छा मौका है इसराइल के लिए कि वो किसी तरह से बंधकों को बाहर निकाल पाए, और इसराइल में जो गठबंधन में शामिल कुछ पार्टियां हैं जो इसका विरोध करती हुई नजर आ रही हैं, उसके लिए यहाँ पर विपक्ष के तरफ से जो है वो समर्थन, इस प्रस्ताव को समर्थन दिया जा रहा है और विपक्ष जो है
विपक्ष के जो नेता हैं याइर लपीद, उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी जो है सरकार का साथ देगी, जिससे कि ये प्रस्ताव क्नेसेट में यानी कि इस्राएली जो संसद है उसमें पारित किया जा सके। तो इसको लेकर के जनता और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों में ही देखा जा रहा है कि भारी समर्थन प्राप्त है कि किसी तरह से बंधकों की रिहाई के लिए अब जो है सरकार कोई कारगर ठोस जो है कदम उठाए। हरेंद्र, इस तरह के कितने प्रस्ताव आए और गए, लेकिन युद्ध विराम तो हुआ नहीं। इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार ये मतलब हो पाएगा, जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं? देखिए, इस प्रस्ताव की रूपरेखा जो है वो अभी भी स्पष्ट किसी को पता ही नहीं और किसी को कुछ पता नहीं है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 60 दिनों का संघर्ष विराम होगा और सुई जो है वो वहीं अटकी हुई है। हमास के तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो गंभीरता से प्रस्ताव पर जो है वो ध्यान देगा और वो गंभीरता से उस पर गौर करेगा, लेकिन साथ ही साथ उसके तरफ से वही बात कही जा रही है जो कि इस्राइल को मंजूर नहीं है। उसके तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये संघर्ष विराम यानी कि ये जो है अस्थायी विराम में वो के लिए वो तैयार नहीं होगा। हमास को जो है वो पूर्ण युद्ध विराम चाहिए और इस्राइल जो है वो इस विकल्प को छोड़ना नहीं चाहता। इस्राइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक हमास को वो खत्म नहीं कर देता, यानी कि हमास के प्रशासनिक और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को उस क्षमता को वो खत्म नहीं कर देता, तब तक वो युद्ध का विकल्प जो है वो अपने हाथ में रखना चाहता है। यानी कि वो फिर से युद्ध शुरू कर सकता है अगर वो इस लक्ष्य में कामयाब नहीं होता। तो बात वहीं की वहीं अटकी हुई है जहां कई महीनों पहले भी जो है इस तरह की बातचीत चली थी और काफी यहाँ पर जो है लोग आशान्वित थे और वो बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस बार भी वहीं पर सुई अटकी हुई है। देखना यह है कि ट्रंप जो है उन्होंने इस्राइल का बहुत समर्थन किया है ईरान के युद्ध के दौरान। उनको काफी जो है एक तरह से देखा जाए तो इस्राइल पर काफी कुछ उनका एक अधिकार एक तरह से बनता है, लोगों का यह मानना है, और वो कितना दबाव डाल पाते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि इस्राइल जो है वो कितनी नरमी लाता है अपने रवैये पर। अब जरा हरेंद्र, अब मैं इसके परिदृश्य को थोड़ा सा बदल रहा हूं, इस चर्चा को थोड़ा सा और विस्तार दे रहा हूं। अब तक ईरान और इस्राइल का संघर्ष चल रहा था, इससे पहले हिजबुल्लाह लड़ाई लड़ रहा था, तो एक वहां पर संघर्ष विराम हुआ, दूसरा ईरान के साथ संघर्ष विराम हुआ। क्या अब ये माना जाए कि जो सबसे पहले शुरू हुआ था संघर्ष विराम गजा का, उसको रोकने का सही वक्त आ चुका है? लेकिन ये तीनों चीजों को जब आप कंपेयर करें तो इसमें थोड़ा बड़ा फर्क जो मुझे नजर आता है वो ये है कि ईरान में जो है जो 2 लक्ष्य लेकर के इस्राइल चला था, उन दोनों लक्ष्यों में उसे लगा कि उसे पूरी कामयाबी मिली है या उसे बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका ने भी कुछ इसी तरह का दावा किया है। दावा है हिजबुल्लाह के साथ भी जो है कुछ इसी तरह की बात रही। लेकिन यहाँ पर क्या है फर्क जो है गजा और बाकी इन दोनों जगहों पर, ये बाकी जो 2 थिएटर्स है, इसमें बड़ा फर्क यह है कि यहाँ पर एक तरह से सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात नहीं हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि अगर ईरान के लोग जो हैं वो अगर ऐसा चाहते हैं तो इस्राइल को उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो उनका फैसला होगा। लेकिन यहाँ पर गजा के लोगों के तरफ से इस्राइल फैसला कर रहा है। इस्राइल का कहना है कि हमास को जो है वहां पर हमास के तख्ता पलट की एक तरह से बात इस्राइल कर रहा है और तख्ता पलट होने के लिए वहां पर जब तक हमास का समर्थन वहां पर जो है वो उसी तरह से बना रहेगा जैसा कि प्रतीत होता है, क्योंकि अगर उसका समर्थन, लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं होता तो वहां पर जो बंधक अभी भी पड़े हुए हैं वो वहां से बाहर निकल चुके होते हैं। अगर लोगों ने इस्राइल का समर्थन दिया होता तो इसका मतलब यह है कि अभी भी हमास जो है वहां पर उसकी लोकप्रियता काफी हद तक बरकरार है। लोग जो है वो तख्ता पलट नहीं चाहते वहां पर। और रेजीम चेंज का जहां भी मसला आता है, आप देख लें दुनिया के तमाम जहां भी युद्ध हुए तो वहां पर जो आक्रमण करने वाली जो फौज है वो जाकर के वहां अटक जाती है। और कुछ इसी वजह से जो है अमेरिका भी ईरान में दखल एक हद से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं था। तो गजा की जो बात है वो इस तरह से इन बाकी 2 जगहों से काफी फर्क है यहाँ पर। और मुझे लगता है इसीलिए हालांकि हमास जो है वो बाकी 2 फौज से ज्यादा कमजोर है देखा जाए, उसके बावजूद जो है इस्राइल अभी तक वहां फंसा हुआ है और वहां से बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। संक्षेप में, अब मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, अब जरा ट्रंप की भूमिका की बात करते हैं। भाई वो कह रहे हैं कि ईरान और इस्राइल का संघर्ष विराम उन्होंने करवाया,
भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में भी उनका दावा है कि ये संघर्ष जो है वो उनके जरिए जो है वो खत्म हुआ। उधर पुतिन से वो मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध भी रुकवाएंगे। दुनिया में ट्रंप क्या अब ये माना जाए कि युद्ध रुकवाने का काम कर रहे हैं? जी, ज्यादातर लोग जो हैं वो इस बात को मान रहे हैं और जैसा उनका रवैया उससे ऐसा इसी तरह का कुछ प्रतीत भी हो रहा है कि वो नोबेल पुरस्कार को लेकर के, नोबेल पीस प्राइज को लेकर के कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस नजर आते हैं। तो इस तरह के जो दावे उन्होंने किए हैं उसकी भी कई जगहों से जो है खंडन होती रही है, लेकिन लगातार उनका प्रयास ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो पीस मैसेंजर हैं, वो उस तरह से बन के आए हैं और अपने इस टर्म के दौरान उनकी पूरी कोशिश ये होगी कि हर जगह जहां भी कहीं भी मतभेद हैं उसको वो खत्म करें। और वो बार बार ट्रेड पर जोर दे रहे हैं कि वो व्यापार के जरिए जो है ये सारी चीजों को निपटाया जा सकता है। इस तरह का भी भाव उनके तरफ से लगातार जो है सामने आता रहा है और ज्यादातर लोगों का ये भी मानना, और कुछ लोगों ने तो उनके इस क्लेम को, इस दावे को, नोबेल पीस प्राइज के दावे का समर्थन भी प्रकट किया। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र, यरूशलेम से इस पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने के लिए। तो आगे देखते हैं कि क्या वाकई ट्रंप के कहने पर ये 60 दिनों का संघर्ष विराम होता है या नहीं। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव, बात करते हैं दलाई लामा के उत्तराधिकार को लेकर दिए बयान पर बढ़ी हलचल को लेकर। तिब्बती धर्मगुरु और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा ने अपने 90वें जन्मदिन पर आज एक संदेश जारी किया और जिसमें उन्होंने धर्मगुरु चुनने की परंपरा जारी रखने की बात कही। उनके 90वें जन्मदिन पर धर्मशाला शहर में सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और उत्तराधिकार के बारे में दलाई लामा की ओर से ऐसी किसी घोषणा का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और ऐसा पहली बार है कि आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी के बारे में बात कही। मेरी मृत्यु के बाद भी धर्मगुरु चुनने की परंपरा जारी रहेगी। पूर्ण जन्म को खोजने और पहचानने की प्रक्रिया पूरी तरह से गादेन फोडरंग फाउंडेशन के अधीन होगी। किसी अन्य को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। दरअसल बीते मार्च में ही दलाई लामा ने संकेत दिया था कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके उत्तराधिकारी का जन्म चीन के बाहर हो। तिब्बती परंपरा के अनुसार दलाई लामा के निधन के बाद उनका पुनर्जन्म होता है और उस बच्चे की खोज धर्मगुरु करते हैं। दरअसल दलाई लामा की जो भूमिका है वो काफ़ी पुरानी है और 15वीं शताब्दी से अब तक 14 दलाई लामा हो चुके हैं। और इस संदेश के बाद तिब्बतन विमेंस एसोसिएशन के सचिव तेंजिन नाइमा ने कहा कि इस दिन का पूरी दुनिया को इंतजार था। Whole the world was waiting for his message till now, and today he has made it very clear that the पूरी दुनिया इस संदेश का इंतजार कर रही थी। ये बाहर के लोगों के लिए संदेश है कि किसी को भी तिब्बती परंपराओं में दखल का अधिकार नहीं है। ये चीन की सरकार को सीधा संदेश है। no one has the right to interfere in the Tibetan traditions. उधर दलाई लामा के संदेश से चीन की चिंता बढ़ सकती है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकार की पहचान लॉट सिस्टम यानी पर्ची निकालने की प्रक्रिया से ही की जा सकती है। उनका कहना है कि पहले के 3 दलाई लामा का चुनाव इसी प्रक्रिया के तहत किया गया था। हालांकि आलोचकों का आरोप है कि चीन ने इस प्रक्रिया में हेरफेर किया है। सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के नेता पेनपा शेरिंग सिक्योंग ने चीन पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। Hence, we not only strongly condemn चीन द्वारा इस मसले का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने के प्रयासों की हम निंदा करते हैं और हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तिब्बत के अंदर और बाहर रहने वाले तिब्बती लोग दलाई लामा की इच्छा को पूरी करने के लिए पूरे दिल से राष्ट्रीय एकता बनाए रखेंगे। तिब्बती मामलों के जानकारों का कहना है कि चीन दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चुनाव पर नियंत्रण चाहता है।
1959 में दलाई लामा को अपने हजारों अनुयायियों के साथ भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी और उसके बाद से ही चीन उन्हें अलगाववादी मानता है। और उस वक्त भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और यही वजह थी कि चीन दलाई लामा से चिढ़ता रहा है। भारत चीन संबंधों में भी ये एक जटिल मुद्दा रहा है। तिब्बती बौद्ध धर्म में दूसरे नंबर के नेता पंचेन लामा की 1995 में मृत्यु के बाद 6 साल के एक बच्चे गेदुन चोकी नीमा को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन नीमा गायब हो गए। चीन पर उनके अपहरण और 30 सालों तक बंधक बनाए रखने के आरोप भी लगे हैं और इसीलिए तिब्बती बौद्ध काफी समय से चिंतित थे कि दलाई लामा के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उत्तराधिकारी का मामला इतना जटिल क्यों है और दलाई लामा के संदेश के क्या मायने हैं, इस बात को समझने के लिए हमने कुछ ही देर पहले बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव से बात की, जो इस समय धर्मशाला में मौजूद हैं। देखिए, तिब्बती अनुयायी जो हैं, बौद्ध धर्म अनुयायी जो हैं, उनमें कहें तो उन्होंने एक राहत की सांस ली, क्योंकि अतीत में दलाई लामा ने इस बात का जिक्र किया था कि तिब्बती लोगों को यह फैसला लेना होगा कि दलाई लामा की जो संस्था है वो भविष्य में जारी भी रहनी चाहिए या नहीं। तो आज जब दलाई लामा का रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज आया और उसमें उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस पर कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन पिछले 14 सालों में उन्हें तिब्बती परंपराओं से जुड़े नेताओं और लोगों के कई पत्र आए जिसमें यह आग्रह किया गया कि दलाई लामा की संस्था को जारी रखा जाना चाहिए। साथ ही तिब्बत में रहने वाले तिब्बतियों से उन्हें संदेश आए जिसमें यही अपील की गई कि ये संस्था चलती रहनी चाहिए। उसके मद्देनजर उन्होंने आज ये इस बात की पुष्टि की है कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी और अभी जो दलाई लामा हैं वो 14वें दलाई लामा हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया कि आने वाले भविष्य में 15वें दलाई लामा भी होंगे और उसके आगे भी दलाई लामा चलते रहेंगे। तो इस खबर के आने के बाद से जो एक संशय की स्थिति थी तिब्बती लोगों में, जो आशंकाएं थी कि क्या ये संस्था खत्म तो नहीं हो जाएगी मौजूदा दलाई लामा के साथ ही, उसको लेकर एक राहत की सांस तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने ली है। उत्तराधिकार को लेकर के दलाई लामा का जो संदेश अभी आया है उसके और क्या मायने हैं? ये एक सवाल था कि क्या दलाई लामा जीवित रहते हुए ही अपने उत्तराधिकारी के बारे में कि वो कौन होगा, कहां से होगा, किस देश में उसका जन्म होगा, इस बारे में कोई संकेत देंगे या नहीं। तो ऐसा कोई संकेत उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन ये भी साफ हो गया है कि जो पुनर्जन्म की प्रक्रिया है, उन्होंने कह दिया है अपने संदेश में कि जो गादेन फोड्रंग ट्रस्ट है, जो उन्हीं के दफ्तर का एक हिस्सा है, हिज होलीनेस दलाई लामा का जो ऑफिस है उसी का वो हिस्सा है, उन्होंने कह दिया है कि उस ट्रस्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो अगले दलाई लामा को चुनने के लिए, ढूंढने के लिए, जो पुनर्जन्म की प्रक्रिया है उसके लिए सारी जिम्मेदारी उस ट्रस्ट की होगी। पुनर्जन्म को ढूंढने की प्रक्रिया है वो उनकी मृत्यु के बाद ही शुरू होगी। ये दलाई लामा के उत्तराधिकारी का मामला माने बहुत समय से चल रहा है, ये इतना जटिल क्यों हो गया है, कैसे हो गया है? देखिए, इसमें जटिलता सिर्फ इस वजह से है क्योंकि चीन जो कि जिसका अब तिब्बत पर पूरी तरह से नियंत्रण है और दलाई लामा तिब्बत से ही हैं और 1959 में वो तिब्बत से भागकर उन्होंने भारत में शरण ली थी और बहुत से तिब्बती हजारों की संख्या में उनके साथ आए थे और उसके बाद भारत में बस गए और भारत में ही धर्मशाला में ही जो गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल है तिब्बतन सरकार, उसकी स्थापना हुई। तो ये चीन का जो इसमें एक भूमिका रही है वो ये है कि चीन का ये कहना है लगातार कि चीन के कानून के मुताबिक जो अगले दलाई लामा होंगे उनकी जो नियुक्ति है जो उन्हें चुना जाएगा वो चीनी कानून के मुताबिक ही हो सकती है। दलाई लामा और तिब्बती परंपराओं से जुड़े नेताओं और लोगों का ये कहना है कि ये तिब्बतियों का मामला है और इसके लिए जो तिब्बती बौद्ध गुरु हैं, जो उच्च लामा हैं और उनके जो अलग अलग स्कूल्स हैं तिब्बतन बुद्धिज्म के, वो ही इस बारे में मंत्रणा कर सकते हैं, वही पुनर्जन्म की खोज कर सकते हैं और वही इस चुनाव को करने के लिए सही लोग हैं और उनके हाथों में ही ये प्रक्रिया रहनी चाहिए। तो ये नियंत्रण को लेकर जो चीन का जो एक रुख रहा है कि चीन का कहना कि अगला दलाई लामा चीन की सहमति या उनके मंजूरी से नियुक्त होगा, इस वजह से ये मसला थोड़ा सा जटिल होता गया है। तो चीन का क्या रुख है, माने राजनीतिक रुख क्या है इस पर?
देखिए, राजनीतिक रुख वही है कि चूंकि चीन राजनीतिक तौर पर तिब्बत को नियंत्रित करता है, लेकिन जो एक मॉरल अथॉरिटी होती है, जो एक लेजिटिमेसी की बात है कि चीन के तिब्बत पे जो नियंत्रण है उस पर भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठते रहे हैं, अब भी उठते रहते हैं। और जो तिब्बती लोग हैं वो चीन के नियंत्रण को एक तरह से इलेजिटिमेट मानते हैं, गैर कानूनी मानते हैं। तो राघवेंद्र राव धर्मशाला में मौजूद हैं और वो बता रहे थे कि आखिरकार दलाई लामा के उत्तराधिकार का मामला इतना जटिल क्यों है और वो प्रक्रिया कौन सी है जिसके तहत दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुना जाता है, क्या पुनर्जन्म के बाद कैसे घोषणा होती है, ये सारी बातें बता रहे थे। अब आपको यहाँ पर हम पॉडकास्ट में बता दें कि हमारा एक पॉडकास्ट, जो नया पॉडकास्ट है, कुछ समय पहले आपके पास आया था। नाम है उसका किलिंग कॉल। एक यंग पंजाबी रैपर ने म्यूजिक की दुनिया में धूम मचा दी है। ये है साल 2017। He's a bad boy lyricist, he's an amazing performer, and he is none other than Sidhu Moosewala. वो अब तक के सबसे इन्फ्लुएंशियल इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट में से एक बनने जा रहे हैं। मैं जब भी उनके साथ स्टेज पर परफॉर्म करता था वो जादुई पल होता था। सिद्धू मूसेवाला पंजाबियों की एक पूरी पीढ़ी की आवाज है। He has huge fan following, you know, an international icon. लेकिन वो कभी ये नहीं भूलते कि वो आए कहां से हैं, उनकी जड़ें कहां हैं। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾ ਵਰਗਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਵਰਗ ਹੋਊਗੀ ਪਲੇਸ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ। मेरे लिए तो मेरा गांव जन्नत की तरह है। मैं चाहता हूं कि मैं जहां भी जाऊं मेरे गांव का नाम मेरे साथ चले। His music, it was crazy. उसका म्यूजिक पागल कर देने वाला था, उसका संगीत घमासान मचाने वाला था। वो अपने गीतों में ऐसे विषयों को उठाता था जो कई लोगों की नजर में पंजाब के बुनियादी मुद्दे थे। सिद्धू था वो जादुई पल होता था। Survive that attack over. It is riddled with bullets. Multiple rounds seem to have been fired. शायद ही कोई आंखें होंगी जो उस दिन नम ना हो, शायद ही कोई होगा जो उस दिन रो ना रहा हो। लेकिन सिद्धू मूसेवाले को कौन मारना चाहेगा और क्यों? It was not even my wildest of dreams that they could go to that extent and get Sidhu Moosewala. मैं हूँ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इशलीन कौर और मैं पिछले 2 सालों से इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक ऐसा मर्डर है जिसके बारे में बातें होती रहेंगी और पंजाब इसको इतनी इजीली भुला नहीं पाएगा। ग्लोबल क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड पर बीबीसी की पड़ताल, द किलिंग कॉल, सिद्धू मूसेवाला, वो हत्याकांड जिसने भारत को हिला दिया। ये है बीबीसी इन्वेस्टिगेशन, एक गहरी पड़ताल। बीबीसी हिंदी, एप्पल, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गाना, सारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर द किलिंग कॉल। इस सीरीज के 5 एपिसोड हैं और ये 5वें एपिसोड आपको सुनने के लिए इसके आपको लिंक पर जाना पड़ेगा और वहां पर इन एपिसोडों को 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः सुन सकते हैं। और अब पॉडकास्ट में बात कर लें, जरा थोड़ी सी खेल की बात कर लें, क्रिकेट की बात कर लें। प्रभात पांडे जी मौजूद हैं। तो प्रभात, आज हम बात करेंगे दूसरे टेस्ट मैच की जो कि चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच। जी मोहनलाल जी, एजबेस्टन में दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, पहला दिन है। इंग्लैंड वैसे तो अपने ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है, लेकिन भारतीय टीम शायद बहुत ज़्यादा बाहर खेलने जैसा फील नहीं कर रही होगी, घर जैसा फील कर रही होगी, क्योंकि इंग्लैंड रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहा है इस समय। और भारत की टीम का स्कोर 3 विकेट पर 168 रन हो चुका है। यशस्वी जायसवाल मेरे स्टूडियो के अंदर दाखिल होने से थोड़ी देर पहले ही 87 रन बनाकर आउट हुए हैं और जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो लंबी रेस लग रहा है सेंचुरी बनेगी। 87
रन बनाकर आउट हो चुके वो। जी, मैंने वो कहा, मैं सेंचुरी पर ही चर्चा के लिए तैयार हो रहा था, तभी वो आउट हो गए वो 87 रन बनाकर। लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो एक काफ़ी बड़े प्लेयर साबित होने वाले हैं। पहले टेस्ट में भी उन्होंने शानदार शतक बनाया था। हालांकि भारत के लिए इस टेस्ट में झटका ये लगा है कि जसप्रीत और भारत की टीम का स्कोर 3 विकेट पर 168 रन। जसप्रीत बुमराह हालांकि भारत को पहला टेस्ट नहीं जिता पाए थे, लेकिन 5 विकेट उन्होंने लिए थे और भारत के मैच विनिंग बॉलर समझे जाते हैं। तो अगर भारत को ये सीरीज जीतनी है तो बुमराह का चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो इस टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं। 3 विकेट खोकर भारत 168 रन बना चुका है। कप्तान शुभमन गिल 37 रन बनाकर क्रीज पर हैं और ऋषभ पंत भी क्रीज पर हैं, जिन्होंने कि पहले टेस्ट में सेंचुरी जमाई थी। मोहनलाल जी, तो प्रभात, पहले दिन का हाल तो आपने बता दिया। अब देखना होगा कि दूसरे दिन का खेल जब होगा तो फिर क्या होता है, भारत की ओर से कौन से विकेट गिरते हैं। तो आज पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। स्टूडियो और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे अजीत सारथी। मुलाकात का दिन कल यानी कि बृहस्पतिवार को और समय वही तयशुदा 7:30 बजे हम हाजिर होते हैं हफ्ते के 5 दिन। शुक्रवार को हाजिर होते हैं, लेकिन शनिवार और रविवार को नहीं आते। मुझे यानी कि मोहनलाल शर्मा और संदीप राय को दीजिए अनुमति। सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।